नमस्कार, आदाब। मैं आपके साथ काशिफ जैदी। आज मौजूद हैं हम इंटीरियल यूनिवर्सिटी में, जहां पर एक इवेंट हुआ जिसमें शाफिक इदवई सर आए एएमयू से। ये एक स्कॉलर हैं, लेक्चरर हैं, राइटर हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। इनसे हमें ख़ास बातचीत करेंगे कई टॉपिक्स पर और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को लेकर के इनकी क्या राय है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया बहुत बहुत जी। सर, you have written a lot about Sir Syed. Sir, what one piece of advice would you like to give to the students who are aspiring journalists? और उनकी लाइफ से आप कैसे रिलेट करना चाहेंगे? सर सैयद की लाइफ से नहीं, अगर आपको सहाफ़ी बनना है, if you want to be journalist, one thing you always remember that you must be neutral, you must be objective, you must be I would say you must believe in fairness. fairness का देखिए मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्टिव, अगर आप ऑब्जेक्टिविटी है आप में कि आप किसी के साथ नहीं है। फेयरनेस का मतलब ये होता है कि आप सबको बराबर का मौका दें, इक्वली। जैसे मान लीजिए अगर मेरे खिलाफ कोई बात है तो ये नहीं कि आप उसको लिख दें, बल्कि मुझे भी मौका दें कि मैं आपको उस बात का अपना जवाब दे सकूं। जर्नलिस्ट बनने के लिए मुझे लगता है जो बुनियादी चीज़ है, दो चीज़ें आपके पास होने चाहिए। You must have flair for writing and you must have a common sense. सर, जैसा कि आप एक राइटर हैं, तो हमें बताइए कभी आपने सोशल प्रेशर फील करा है किसी चीज़ को लिखते हुए, किसी टॉपिक पर लिखते हुए, या कभी आपके ऊपर कोई राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश करी गई है? हैव यू एवर फेस्ड सच प्रेशर फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर? देखिए, सोशल का दो तरह की बातें आपने कही। सोशल कंपल्जन है, एक पॉलिटिकल प्रेशर है। तो पॉलिटिकल प्रेशर तो शायद मैं चूँकि जिस तरह का राइटर हूँ, मैं ज़ाहिर न्यूज़पेपर्स में अंग्रेजी में लिटरेरी पीसेस लिखता हूँ, तो उसमें तो शायद इतनी बात नहीं होती है। लेकिन सोशल प्रेशर ज़रूर होता है कि जो चीज़ें आप लिख रहे हैं उस पर आपको जो सोसाइटी है वो बहुत सी चीज़ें आपको नहीं कहने देती है। लेकिन बहरहाल कोई आपको रास्ता निकालना होता है, और अपनी बात जो सब कह रहे होते हैं, जो सब कहते होते हैं, वो कभी सच नहीं होती। तो आपका एज अ राइटर आपका जॉब ये है कि जिसको सब लोग सही समझ रहे हैं वो सही है भी या नहीं, उसको आपको देख के लिखना होता है। तो कॉमन सेंस के खिलाफ भी आपको जाना पड़ता है। सर, आपने उर्दू पर भी काफ़ी काम करा है सर, काफ़ी ट्रांसलेशंस आपकी। सर, आप देखते हैं कि उर्दू को एक रिलीजन से कनेक्ट कर दिया जाता है। सर, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ज़बानों का कोई मज़हब नहीं होता, इंसानों का मज़हब होता है। ज़बान का कोई मज़हब होता नहीं। लेकिन लोग जो है कोशिश करते हैं कि मज़हब के हवाले से एक ज़बान को उसमें मुतासिर करें और एक ज़बान से एक शख्स को मुंसलिक करें। लेकिन ज़बान का मिजाज देखिए, आप इब्रानी सीख सकते हैं, फ्रांसीसी सीख सकते हैं। तो इंसानों का मज़हब होता है, ज़बान का कोई मज़हब नहीं होता। ज़बान जो जानना चाहे वो जान लेगी, वो जान सकता है। लेकिन ये जो कोशिश की जाती है, ये इंसान की एक सरिश्त है। उसको लगता है कि ये कोई एक फार्मूला या एक आप वो बनाएं, फार्मूलेटेड फ्रेज अंग्रेजी में कहते हैं, कोई एक मुतय्यन शिनाख्त बनाएं, उसमें लोगों को देखें। तो उर्दू को अननेसेसरीली जोड़ दिया गया है मुसलमानों की ज़बान से। ये तो हिंदुस्तान की ज़बान है, यही पैदा हुई। इसका जो वर्ब सिस्टम है वो बिल्कुल वही है जो हिंदी का है। तो जो भी ज़बान का मतलब होता है इजहार की ज़बान है, आपके आर्टिकुलेशन की ज़बान है, तो उसका मज़हब से ताल्लुक़ बिल्कुल नहीं होता। सर, एज यू सी कि उर्दू जर्नलिज्म भी है, उर्दू एक बड़ी लैंग्वेज है, तो उसमें जर्नलिज्म भी है। इंडिया में आप उर्दू जर्नलिज्म का फ्यूचर क्या देखते हैं? देखिए, उर्दू जर्नलिज्म का फ्यूचर का जहाँ तक सवाल है, तो मुझे लग रहा है कि अब सूरत हाल बदली है। इससे पहले हम लोग कहते थे उर्दू सहाफ़त जो एहतिजाज की सहाफ़त है, यानी जब हमको प्रोटेस्ट करना होता है तो उर्दू जर्नलिज्म हमारे सामने होता है। 4-5 मसाइल थे जिस पे वो लिखते हैं अभी भी। से मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उर्दू है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, फिर खैबराना फसादात है, इस पे वो लिखते थे। तो एक एहतिजाज की सहाफ़त थी। लेकिन अब जो उर्दू की सहाफ़त है, यानी 92 के बाद से, उसमें खासी तब्दीली आई है। और अगर आप हैदराबाद के अखबारों पर नज़र डालें, चाहे वो मुनसिफ हो या सियासत हो या इनकलाब हो, अवधनामा है, ये सारे अखबार जो हैं अब अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ऐसी सोसाइटी बनाएं जहाँ मुसलमान और बल्कि जो उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं वो भी बाइज्जत ज़िंदगी गुजार सकें। अभी उर्दू का तो देखिए उस तरह का मुस्तकबिल नहीं है जैसे आप अंग्रेज़ी या हिंदी का है। लेकिन अब उर्दू जानना भी एक एजाज़ की बात है। देखिए, रेख्ता के अगर आप प्रोग्राम देखते होंगे तो लाखों लोग आते हैं उसके प्रोग्राम को देखने के लिए। उससे लोग उर्दू सीख रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उर्दू सीख रहे हैं। उसकी वेबसाइट से बहुत से लोग उर्दू पैसे दे के उर्दू सीख रहे हैं। तो ज़बान की तरफ लोगों की तवज्जो हुई है।
तो सर आपने कहा उर्दू सीख रहे हैं, क्या हर कम्युनिटी के लोगों को उर्दू सीखनी चाहिए या हमको प्रमोट करना चाहिए? जी, हर कमेटी देखिए, जैसे उर्दू की बात नहीं है, ज़बान जो है चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे तेलुगु हो, ये सब हिंदुस्तानी ज़बानें हैं और हिंदुस्तानियों को कोशिश करना चाहिए कि हर ज़बान हासिल करें। लेकिन नॉर्थ इंडिया में ज़ाहिर है हिंदी और उर्दू ज़बानें हैं, तो हम लोगों को उर्दू हिंदी तो लोगों को आती है और जिनको नहीं आती मदरसों वगैरह के भी लोग सीख रहे हैं और उर्दू अब सीख रहे हैं, बड़ी खुशाइंद बात है। मैं तो उसके रेख्ता के जश्न में जाता हूँ तो 30-30 हज़ार लोग, बिल्कुल नए नए लड़के लड़कियाँ जो लेडी श्री राम में पढ़ते हुए वो लोग मौजूद होते हैं, सिर्फ मदरसों के लोग नहीं होते। तो ये खुशाइंद बात है कि उर्दू की तरफ लोगों की फिर से तवज्जो हुई है। सर जैसा कि आपने देखा, सर सैयद के ऊपर हम फिर से आते हैं। उन्होंने कॉलोनियल पॉलिटिक्स में सर जैसे एक एजुकेशन रिफॉर्म ले आए सर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सर सैयद ने जो रास्ता बताया वही रास्ता है जो तरक्की का रास्ता है। देखिए, सर सैयद का मसला क्या था, सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई। सर सैयद ने क्या किया, देखिए सर सैयद से पहले आपको पता है 900 बरस तक मुसलमानों की हुकूमत यहाँ रही थी। तो तारीख क्या कहती है कि जब मुसलमानों को हमेशा से इत्मीनान था कि यहाँ हम मेजॉरिटी में नहीं, अक्सरियत में नहीं है, लेकिन बादशाह मुसलमान है। सर सैयद के ज़माने में पहली बार ये मसला पैदा हुआ कि साहब अब बादशाह भी मुसलमान नहीं है और आप अक्सरियत में भी नहीं, तो ऐसे माशरे में हम ज़िंदगी कैसे गुजारें। उसके लिए सर सैयद ने एक हिकमत अमली वज़ा की, तालीम की तरफ तवज्जो दी कि तालीम के ज़रिए आप अपना रिफॉर्म करें, सियासत में हिस्सा न लें, सियासत में हिस्सा लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप अपने को एम्पावर करें, अपनी ग्लोरेंस दूर करें, तभी आपको तरक्की का रास्ता है। कॉलोनियल पॉलिटिक्स देखिए, जो उस ज़माने की जो नौआबादियात का जबर था, अंग्रेज़ों को ज़ाहिर उनको ताउन किया, अंग्रेज़ों ने उनके साथ ताउन किया, तो मुसलमानों को सियासत से दूर रहने की जो सर सैयद ने तालीम दी वो बहुत अहम थी। और अभी भी जो मुसलमानों की आप देख रहे हैं जो तालीम आम हुई है उसमें सर सैयद का बहुत अहम रोल था। सर अब एक रैपिड फायर राउंड होगा, जैसे आपको दो चीज में से एक चूज करनी होगी। सर आर यू रेडी फॉर इट? यस, बताइए। सर पेन और कीबोर्ड? आई प्रेफर पेन। सर सैयद और मौलाना अबुल कलाम आजाद? सर सैयद। ओके, वन बुक एवरी स्टूडेंट मस्ट रीड? उर्दू में या अंग्रेजी में? इंग्लिश में सर। इंग्लिश में मुझे लगता है गांधी जी की किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ओके, बुक और कैमरा? मैं फिर कहूँगा बुक। ओके सर, फर्स्ट थिंग इन मॉर्निंग, टी, न्यूज़पेपर और ईमेल? मैं तो पहली चीज़ जो है वो मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, चाय। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शाफी किदवई सर, जिन्होंने वेरियस टॉपिक्स पर हमसे बात की और बताया कि कॉलोनियल पॉलिटिक्स में जहाँ पर अंग्रेज़ों का जो साम्राज्य था जिसमें कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उस दौरान पॉलिटिक्स करके कैसे उन्होंने रिफॉर्म करने की कोशिश की और बहुत ही अच्छे तरीके से एएमयू की फाउंडेशन डाली, एएमयू को इस्टेब्लिश करा और कम्युनिटी के लेवल पर काम करने की कोशिश करी एजुकेशन के फील्ड में। कैमरामैन अजान के साथ काशिफ जैदी, लखनऊ।